अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूस्टा नवीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज ये सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है इमोशनल परफॉर्मेंस वर्सेस रियल इमोशंस। मैं इस सेशन के स्टार्ट में आप सबसे एक बात पूछूंगी कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अंदर से उदास थे लेकिन बाहर से आप मुस्कुरा रहे थे, या फिर किसी ने आपसे पूछा आप ठीक हैं और आपने फौरन जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि असल में आप बिल्कुल ठीक नहीं थे। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब रोजाना अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पर इमोशंस परफॉर्म करते हैं। कभी सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कभी दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कभी खुद को वल्नरेबल फील ना करवाने के लिए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इमोशंस हम दिखाते हैं और जो हम असल में महसूस करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, और ये हमारी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं। इस सेशन के एंड तक उम्मीद है कि हम सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो सीख ही लेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रियल इमोशंस और इमोशनल परफॉर्मेंस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। बहुत दफा लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन सिचुएशंस में लोग इमोशनल परफॉर्मेंस करते हैं। अक्सर ये सिर्फ वर्क प्लेस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि फैमिली, फ्रेंडशिप और सोशल मीडिया में भी होता है। हम साइकोलॉजिकल रीजंस को भी एक्सप्लोर करेंगे कि लोग अपने इमोशंस क्यों मास्क करते हैं। क्या ये सिर्फ एक्टिंग है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स बहुत अरसे तक अपने जेन्युइन इमोशंस को सप्रेस करता रहे, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असरात हो सकते हैं। और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो हमें इमोशनली ऑथेंटिक रहने में हेल्प कर सकती है। अगर हम इमोशनल परफॉर्मेंस और रियल इमोशंस की बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इमोशंस होते क्या हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशंस हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो किसी सिचुएशन, थॉट या एक्सपीरियंस के जवाब में पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमें कोई अच्छा खबर मिलती है, कोई अच्छी, तो हम खुशी महसूस करते हैं। अगर हमें कोई कहता है कोई खतरा महसूस होता है, तो फियर पैदा होता है। इसी तरह लॉस या रिजेक्शन सैडनेस को ट्रिगर कर सकता है। इमोशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ये हमें डिसीजन लेने, रिलेशनशिप्स बनाने और अपनी नीड्स कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि इमोशंस खुद कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। हर इमोशन का एक पर्पस होता है। लाइक मिसाल के तौर पर, फियर हमें डेंजर से बचाता है और सैडनेस हमें लॉस प्रोसेस करने में हेल्प करती है। इसीलिए इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय समझना और एक्सेप्ट करना ज्यादा हेल्दी अप्रोच है। अब हम स्पेसिफिकली रियल इमोशंस की बात करते हैं। रियल इमोशन से मुराद वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं जो नेचुरली हमारे अंदर से पैदा होती हैं और जो हमारी एक्चुअल इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये इमोशन स्पॉन्टेनियस होते हैं और इनका सोर्स हमारे रियल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और परसेप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसे जेन्युइन खुशी महसूस होती है, तो ये एक रियल इमोशन है। इसी तरह किसी अपने को खो देने के बाद जो गम महसूस होता है, वो भी रियल इमोशन है। रियल इमोशन की एक खास बात यह है कि ये हमें अपने आप को समझने में मदद देते हैं। अगर हम अपनी असली फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को बेहतर समझ पाते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए अपने रियल इमोशंस से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। अब हम आते हैं इमोशनल परफॉर्मेंस की तरफ। इमोशनल परफॉर्मेंस का मतलब है ऐसे इमोशंस डिस्प्ले करना जो जरूरी नहीं कि हमारे अंदर के असली इमोशन से मैच करते हो। ये जरूरी नहीं कि इमोशनल परफॉर्मेंस हमेशा कॉन्शियस हो। कई दफा हम बिना रियलाइज किए भी ये कर रहे होते हैं। लाइक वर्क प्लेस में एक एम्प्लॉय स्ट्रेस में हो सकता है, लेकिन फिर भी क्लाइंट्स के सामने स्माइल करता है। एक स्टूडेंट एंजाइटी फील कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों के सामने कॉन्फिडेंट नजर आने की कोशिश करता है। इसी तरह सोशल गैदरिंग में लोग अक्सर खुश और एनर्जेटिक दिखते हैं, जबकि अंदर से वो इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान फेक है। बहुत दफा ये कॉपिंग स्ट्रेटजी या सोशल सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। हम सोसाइटी में रहते हैं और हर सोशल कॉन्टेक्स्ट की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए कुछ सिचुएशंस में इमोशनल परफॉर्मेंस फंक्शनल और जरूरी भी हो सकती है। लेकिन जब इंसान इतना ज्यादा परफॉर्म करने लगता है कि वो अपनी असली फीलिंग से ही डिस्कनेक्टेड हो जाए, तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इमोशनल परफॉर्मेंस करते ही क्यों हैं? क्या लोग जानबूझकर फेक बनते हैं? साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अक्सर इसका जवाब नहीं होता। सबसे पहली वजह होती है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस। हर सोसाइटी और कल्चर के अपने इमोशनल रूल होते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लाइक हर कल्चर में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मर्द अपने इमोशंस, खास तौर पर सैडनेस और फियर, ओपन एक्सप्रेस नहीं करें। इसी तरह औरतों से अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नर्चरिंग और इमोशनली वार्म नजर आए। दूसरी वजह होती है कि फियर ऑफ जजमेंट। बहुत से लोग अपनी असली फीलिंग्स इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें वीक, ड्रामेटिक या ओवरली इमोशनल समझेंगे। इसलिए वो अपने इमोशंस को मास्क करते हैं, छुपा लेते हैं, ताकि सोशल एक्सेप्टेंस हासिल कर सके। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। कई दफा लोग आर्ग्यूमेंट्स या टेंशन से बचने के लिए अपनी नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इमोशनल परफॉर्मेंस का मकसद दूसरों को प्रोटेक्ट करना भी होता है। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने अपने स्ट्रेस या एंजाइटी हाइड करते हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। यानी इमोशनल परफॉर्मेंस अक्सर एक अडेप्टिव बिहेवियर होता है जो इंसान को सोशल एनवायरनमेंट में फंक्शन करने में हेल्प करता है। साइकोलॉजी में इमोशनल परफॉर्मेंस को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इमोशनल लेबर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिस्ट आर्ले होल्चर ने इंट्रोड्यूस कराया था। उनके मुताबिक इमोशनल लेबर से मुराद अपने इमोशंस को मैनेज करना या मॉडिफाई करना है, ताकि सोशल या प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया जा सके। आज के दौर में बहुत से प्रोफेशनल्स में सिर्फ काम करना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक इमोशनल एक्सप्रेशन भी दिखाना पड़ता है। एक टीचर चाहे कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लास में काम और पेशेंस नजर आए। इसी तरह नर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और फ्लाइट अटेंडेंट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कंपोज्ड और सपोर्टिव नजर रहे। साइकोलॉजिस्ट दो तरह के इमोशनल लेबर की बात करते हैं, सरफेस एक्टिंग और डीप एक्टिंग। अब सरफेस एक्टिंग में इंसान सिर्फ बाहर से इमोशन शो करता है, जबकि अंदर कुछ और महसूस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर फेक स्माइल करना। जबकि डीप एक्टिंग में इंसान कोशिश करता है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को भी
उस सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट करे। अगर इमोशनल लेबर बहुत ज्यादा हो और इंडिविजुअल को रिकवरी का मौका ना मिले तो ये इमोशनल एग्जॉशन और बर्नआउट का सबब बन सकता है। अब हम दोनों कॉन्सेप्ट को का कंपैरिजन करते हैं ताकि डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो सके। रियल इमोशंस वो फीलिंग्स होती हैं जो नेचुरली हमारे अंदर पैदा होती हैं और हमारी एक्चुअल इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये स्पॉन्टेनियस होती हैं और हमारे इनर एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती हैं। इसका ऑपोजिट इमोशनल परफॉर्मेंस उन इमोशंस को रेफर करती है जो हम सोशल सिचुएशन में डिस्प्ले करते हैं, चाहे वो हमारी इंटरनल फीलिंग से कंप्लीटली मैच करें या ना करें। लाइक अगर किसी पर्सन को क्रिटिसिज्म मिलता है और वो अंदर से हर्ट फील करता है लेकिन बाहर से मुस्कुरा कर कहता है कि इट्स ओके, तो उस वक्त रियल इमोशन हर्ट है, जबकि डिस्प्लेड इमोशन कामनेस है। एक और एग्जांपल सोशल मीडिया की है कि कई लोग ऑनलाइन बहुत खुश और सक्सेसफुल नजर आते हैं लेकिन प्राइवेटली वो लोनलीनेस, स्ट्रेस या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमोशनल परफॉर्मेंस और रियल इमोशन हमेशा ऑपोजिट नहीं होते। कभी कभी दोनों एक दूसरे से मैच भी करते हैं, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ जाए और ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इंसान इमोशनल परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं। सबसे पहली जो निशानी हो सकती है इमोशनल कंसिस्टेंसी है वो, यानी इंसान जो एक्सप्रेस कर रहा है वो उसके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज या सर्कमस्टेंसेस से मैच नहीं करता। लाइक कोई शख्स बार बार कहता रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और ही इंडिकेट कर रहे हैं। एक और साइन है फोर्स्ड पॉजिटिविटी। कुछ लोग हर सिचुएशन में एक्सेसिवली पॉजिटिव नजर आने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज ही नहीं करते। इसी तरह वल्नरेबल कन्वर्सेशन से बचना, अपनी फीलिंग डिस्कस ना करना या हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करना भी इमोशनल परफॉर्मेंस का साइन हो सकता है। इंटरनल लेवल पर ऐसे लोग अक्सर इमोशनल एग्जॉशन, नमनेस, कंफ्यूजन और अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सिर्फ आउटवर्ड बिहेवियर की बुनियाद पर किसी के इमोशंस का फाइनल जजमेंट नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल के इमोशन एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, इसीलिए एम्पैथी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब तक डिस्कशन सुनकर शायद ऐसा लगे कि इमोशनल परफॉर्मेंस हमेशा हार्मफुल होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशनल परफॉर्मेंस कई सिचुएशन में एडेप्टिव और हेल्दी भी हो सकती है। लाइक अगर एक साइकोलॉजिस्ट सेशन के दौरान खुद इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाए और क्लाइंट के सामने अपना डिस्ट्रेस ओपनली शो करे तो ये थेरेप्यूटिक प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए थेरेपिस्ट को प्रोफेशनली कंपोज्ड रहना पड़ता है। इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर्स, नर्सेज और पेशेंट्स को भी अपने इमोशंस टेम्परेरी रेगुलेट करने की जरूरत होती है ताकि वो इफेक्टिवली सिचुएशन हैंडल कर सके। प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब इमोशनल परफॉर्मेंस एक टेम्परेरी स्ट्रेटेजी के बजाय परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाए। जब इंसान हर वक्त सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इमोशन शो करता रहे और अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को इग्नोर करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इमोशनल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसीलिए गोल ये नहीं कि हम हर सिचुएशन, हर जगह एक्सप्रेस करें, हर इमोशन हर जगह एक्सप्रेस करें, बल्कि गोल ये है कि हम अपनी असली फीलिंग्स से कनेक्टेड रहें और उन्हें हेल्दी तरीके से प्रोसेस कर सकें।
अब हम इमोशनल परफॉर्मेंस के उन असरात के बारे में बात करते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते लेकिन इंसान की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर छोड़ सकते हैं। जब कोई शख्स लंबे अरसे तक अपनी असली फीलिंग्स को दबाकर सिर्फ वो इमोशंस दिखाता रहे जो सोसाइटी या दूसरे लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनल एनर्जी की जरूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये इमोशनल एनर्जी खत्म होने लगती है और इंसान इमोशनल एग्जॉशन या बर्नआउट का शिकार हो सकता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि क्रोनिक इमोशनल डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल में इजाफा कर सकती है। जब हम अपने इमोशंस को कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं तो वो इमोशंस खत्म नहीं होते, बल्कि अक्सर वो और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं या किसी और फॉर्म में सामने आते हैं। कुछ लोग इस वजह से इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही नहीं बल्कि खुशी, एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन जैसी पॉजिटिव फीलिंग को भी कम महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा इंसान को अपनी आइडेंटिटी के हवाले से कंफ्यूजन भी हो सकती है। वो सोचने लगता है कि मैं असल में हूँ कौन, जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ या जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ। लॉन्ग टर्म इमोशनल मास्किंग रिलेशनशिप को भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जब हम अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर नहीं करते तो दूसरे लोग हमारे रियल एक्सप्रेशंस को, एक्सपीरियंसेस को समझ नहीं पाते, जिससे इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो सकता है। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया इमोशनल परफॉर्मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के सिलेक्टेड और पॉलिश्ड मोमेंट शेयर करते हैं। हम वेकेशंस, अचीवमेंट्स और हैप्पी मेमोरीज देखते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स, फेलियर्स और इमोशनल पेन अक्सर बैकग्राउंड में छुप जाते हैं। इस फिनोमेना को एक रिसर्चर्स कई रिसर्चर्स सेल्फ प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, यानी इंसान अपनी पर्सनालिटी और इमोशंस का वो वर्जन दिखाता है जो उसे सोशली डिजायरेबल या एक्सेप्टेबल लगता है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कई सोशल मीडिया पर नजर आने वाले खुशी हमेशा रियल इमोशन वेलबींग की गारंटी नहीं होती। बहुत से लोग जो ऑनलाइन बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल नजर आते हैं, वो प्राइवेटली लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी या सेल्फ डाउट का सामना कर रहे होते हैं। इसी वजह से सोशल कंपैरिजन भी बढ़ जाता है, जबकि जब हम दूसरों की हाईलाइट रील्स को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम अपनी जिंदगी का को अपनी जिंदगी को कम इम्पोर्टेंस या लेस सक्सेसफुल महसूस कर सकते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें ये याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया एक पर्सन्स कंप्लीट रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए हमें ऑनलाइन अपीयरेंस की बुनियाद पर किसी के इमोशनल स्टेट के बारे में assumptions नहीं बनानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इमोशनल परफॉर्मेंस हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स को किस तरह इफेक्ट करती है। रिलेशनशिप की बुनियाद ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटीमेसी पर होती है, लेकिन जब लोग अपनी असली फीलिंग्स को हाइड करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिस्टेंस पैदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन रिपीटेडली अपने अपना हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं करता और सिर्फ ये कहता रहता है कि सब ठीक है, तो इनिशियली शायद कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनरिजॉल्व्ड इमोशंस रेसेंटमेंट में तब्दील हो सकती है। कई लोग रिलेशनशिप्स में दूसरों को खुश रखने के लिए इमोशनल परफॉर्मेंस करते हैं। वो अपनी नीड्स और फीलिंग्स को हाइड पर रखते हैं ताकि रिलेशनशिप्स मेंटेन रहे। लेकिन जब एक इंसान हमेशा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को सप्रेस करता है तो रिलेशनशिप सुपरफिशियली स्टेबल नजर आ सकते हैं, लेकिन इमोशनली क्लोजनेस कम हो जाती है।
हेल्थी रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त एग्री करें या कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि हेल्थी रिलेशनशिप वो होता है जहाँ लोग रिस्पेक्टफुली और ऑनेस्टली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकें। ऑथेंटिक इमोशनल एक्सप्रेशंस ट्रस्ट को मजबूत बनाती है और डीपर इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने में हेल्प करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमोशनल परफॉर्मेंस के मुकाबले में हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका जवाब है इमोशनल ऑथेंटिसिटी। इमोशनल ऑथेंटिसिटी इस से मुराद ये है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को पहचाने, उन्हें एक्सेप्ट करे और उनको अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस कर सके। यहाँ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इमोशनल ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि हम जो भी महसूस करें उसे बिना सोचे समझे फौरन एक्सप्रेस कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी फीलिंग से अवेयर हों और उनको डिनाय या एक्सप्रेस ना करें, सप्रेस ना करें, बल्कि उनको एक्सप्रेस करें। रिसर्च ये शो करती है कि इमोशनली ऑथेंटिक इंडिविजुअल्स जनरली बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है, रिलेशनशिप ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। जब इंसान अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करता है तो उसे अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को समझने में भी हेल्प होती है। इससे सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रिजिलियंस दोनों इम्प्रूव होती हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ऑथेंटिसिटी और ओवर शेयरिंग एक जैसी चीजें नहीं हैं। हर इमोशंस को हर इंसान के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता। हेल्दी ऑथेंटिसिटी का मतलब है राइट इमोशंस को राइट पर्सन और राइट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस करना। अब प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं कि हम अपने रियल इमोशंस के साथ दोबारा कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। दिन में कुछ मोमेंट्स निकाल कर खुद से पूछे, मैं इस वक्त असल में क्या महसूस कर रहा हूँ। बहुत दफा हम इतना बिजी होते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स पर तवज्जो ही नहीं देते। दूसरा स्टेप है इमोशंस को नाम देना। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने इमोशंस को एक्चुअली लेबल करते हैं, जैसे कि सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन, तो उनको रेगुलेट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अब जर्नलिंग भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अपने थॉट्स और इमोशन को लिखने से क्लैरिटी और इंसान अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझ सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे डीप थिंकिंग, डीप ब्रीथिंग और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस भी इमोशनल कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि ये हमें अपने इंटरनल एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करना सिखाती है बिना उन्हें जज किए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या मेंटल प्रोफेशनल्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना इमोशनल प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ की निशानी होती है। अब सेशन के एंड की तरफ आते हैं, उन पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो हमने आज डिस्कस किए। सबसे पहली बात, इमोशंस हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक्चुअल और एसेंशियल हिस्सा है। हर इमोशन, चाहे वो खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो या फियर, एक इम्पोर्टेंट मैसेज और पर्पस रखता है। दूसरी बात, इमोशनल परफॉर्मेंस एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। हम सब किसी ना किसी स्टेज पर अपने इमोशंस को रेगुलेट या मॉडिफाई करते हैं और कई सिचुएशंस में ये बिल्कुल नॉर्मल और जरूरी भी होता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर इमोशनल परफॉर्मेंस क्रोनिक हो जाए और इंसान अपनी जेन्युइन फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असरात डाल सकता है, जिसमें एंजाइटी, बर्नआउट और इमोशनल एग्जॉशन शामिल है। हमने ये भी सीखा कि इमोशनल ऑथेंटिसिटी साइकोलॉजिकल वेलबींग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अपने इमोशंस को पहचानना, एक्सेप्ट करना और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना हमें ज्यादा
हमें ज्यादा इमोशनली रिजिलियंट बनाता है। और आखिर में हमें दूसरों के इमोशंस के हवाले से भी एम्पैथेटिक और नॉन जजमेंटल रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि किसी मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे असल में क्या चल रहा है। आज के सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमोशनल परफॉर्मेंस और रियल इमोशंस दोनों ही ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। मिस मसला इमोशनल परफॉर्मेंस में नहीं, बल्कि उस वक्त पैदा होता है जब हम अपनी असली फीलिंग से इतना दूर हो जाते हैं कि हम खुद को नहीं खुद को ही समझना बंद कर देते हैं। हमें हर इमोशन को फौरन एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं, और ना ही हर सिचुएशन में पूरी पूरी वल्नरेबिलिटी दिखाना जरूरी है। लेकिन अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना और अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी ऑथेंटिक इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, तो हम ना सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि हम ज्यादा मीनिंगफुल और जेन्युइन रिलेशनशिप्स भी डिवेलप कर पाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के डिस्कशन ने आपको अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प की होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस सेशन के लिए निकाला। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।